नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमराज सुंदर जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 156वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के बारे में, जिसमें आज हम लोग तीन चार जो टॉपिक हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि जीनोम क्या होता है। इसके साथ साथ पढ़ेंगे पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, कितने तरीके का होता है, जिसमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी होता है एक और एक आलो पॉलीप्लॉइडी होता है। दोनों कितने प्रकार के होते हैं और इनको कहते क्यों है ऐसा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको इन सभी चीजों को पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो दिए गए हैं ये 8 कोर्सेज, ये आप 8 कोर्सेज पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको इधर उधर कहीं भागना ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करके 500 रुपए का पेमेंट करना है। मात्र 500 रुपए का पेमेंट करके आप ये 8 सब्जेक्ट का जो डिटेल कोर्स है वो वीडियो फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है। फंडामेंटल आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप फंडामेंटल इंप्रूव करना चाहते हो अपना, तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो मात्र 500 रुपए में आप इसको पा सकते हैं। करना क्या है, पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद अपना पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझ तक भेजना है। मुझ तक भेजेंगे कैसे, टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आप लिखोगे। लिख के आप सर्च करना, तो वहां पर आपको क्या करना है, अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हैं। इसके बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है जीनोम। जीनोम किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। A basic or monoploid set of chromosomes of an individual is called genome। ध्यान से समझना। जीनोम की हम बात तब कर रहे होते हैं जब हम ब्रीडिंग में मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं, जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम जीनोम का यूज करते हैं। ठीक, जैसे ध्यान से समझना। जब मैं आपको क्रोमोसोम पढ़ा रहा था, तो क्रोमोसोम पढ़ाते समय जब मैंने आपको टीलोमियर, लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म और इसके साथ साथ सेंट्रोमियर पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बोला था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। और ये दोनों क्या होता है, दो क्रोमेटिड होता है। दोनों क्रोमेटिड से ये मिलकर बना होता है, इस वजह से इसको एक क्रोमेटिड ये वाला है, दूसरा क्रोमेटिड ये वाला है, तो ये दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। जब हम जीनोम की बात कर रहे होते हैं, तो जीनोम में क्या होता है, मोनोप्लॉइड होता है। यानी कि इसी क्रोमेटिड को जब हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने लगते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करने लगते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जब बात करने लगते हैं, तो इसी क्रोमेटिड को हम लोग क्या कहने लगते हैं, जीनोम कहने लगते हैं। ध्यान से समझना, ये ही होता है जीनोम। अब बात समझते हैं, मोनोप्लॉइड क्या होता है। कंटेन्स ए सिंगल क्रोमोसोम सेट। ध्यान से समझना, जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसके डबल सेट हैं। ठीक, एक तो ये है और एक ये है। ठीक, ये ट्विन क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सिंगल क्रोमोसोम सेट आर इज करेक्टरिस्टिकली स्टेराइल। इसी को हम बोलते हैं मोनोप्लॉइड। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये दो हैं, इन्हीं दोनों में से जब एक होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइड बोलते हैं। ठीक, ए मोनोप्लॉइड कैन बी हिप्लॉइड बट ऑल द हैप्लॉइड आर बट बट नॉट ऑल हैप्लॉइड आर मोनोप्लॉइड। ध्यान से समझना, तीन टर्म है, बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं, कैसे कैसे समझना है। जीनोम का क्या मतलब होता है, जीनोम कोई एक जब मोनोप्लॉइड जो होता है उसका जो बेसिक सेट होता है क्रोमोसोम का, उसको हम बोलते हैं जीनोम। ठीक, जीनोम सीक्वेंसिंग आपने लोगों ने पढ़ा होगा या आगे चल कर आप पढ़ोगे। आप लोग जो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स है और फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, उसको जब आप पढ़े होंगे तो वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। तो जीनोम क्या होता है कि कोई भी जो क्रोमोसोम होता है उसका जो मोनोप्लॉइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। अब मोनोप्लॉइड क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्यादातर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में पढ़ाए जाते हैं। जैसे जहां भी मैंने पढ़ाया है वो क्रोमोसोम को ऐसे पेयर में पढ़ाया है। क्रोमोसोम ऐसे दो क्रोमोसोम एक साथ जुड़े रहते हैं तो वो पेयर में ही रहते हैं।
लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी प्लांट में ये पेयर में नहीं रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोप्लॉइड कहते हैं। ये मोनोप्लॉइड जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ध्यान से समझना। जब डिप्लॉयड होगा तो यानी कि उसके दो करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, जैसे मान लो लंबाई होगी, तो या तो लंबाई ज्यादा होगी या तो लंबाई कम होगी, दो करेक्टरिस्टिक्स एक ही के दो, जैसे एलील मैंने पढ़ाया था ना, तो उस तरीके से समझना। लेकिन जब मोनोप्लॉइड होता है तो या तो लंबाई होगा या तो फिर डॉर्फनेस होगा, तो एक ही होगा, इसी वजह से स्टेराइल होता है। यानी कि इसमें किसी भी तरीके का जो चेंज आता है वो नहीं हो सकता, किसी भी तरीके का चेंज इसके अंदर नहीं हो सकता है, इसके माता पिता में और इसके संतान में, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। और ध्यान से समझना, इसके साथ साथ जो मोनोप्लाइड होता है, जितने भी मोनोप्लाइड होते हैं वो हेप्लॉइड हो सकते हैं, लेकिन सभी हेप्लॉइड मोनोप्लॉइड हो ये कोई जरूरी नहीं, ध्यान से समझना। सभी हेप्लॉइड मोनोप्लॉइड हो ये कोई जरूरी नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि जब हम लोग माइटोसिस पढ़ते हैं, सॉरी मियोसिस पढ़ते हैं, मियोसिस बोले तो जब हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पढ़ रहे होते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि 2n क्रोमोसोम मेल में है, और 2n क्रोमोसोम नंबर किसमें है, मेल में है, और 2n किसमें है, फीमेल में है। इन दोनों में जब क्रॉस होता है तो यहाँ से n आता है और यहाँ से भी n आता है, फिर ये दोनों n मिला के फिर से 2n बनते हैं, और ये F1 जनरेशन होती है। ये चीज मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम में पढ़ाया। अब ध्यान से समझना है, ये जो 2n है ये कैसा है, ये है डिप्लॉयड। लेकिन जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो यहाँ पर ये हेप्लॉयड हो गया, कैसा हो गया, हेप्लॉयड हो गया। अब ध्यान से समझना, इसमें जो कोशिका थी, यानी कि ये 2n वाली कोशिका या फिर ये 2n वाली कोशिका, ये जेनेटिक सेल्स थे, ठीक, यानी कि जो एग में या फिर स्पर्म में पाया जाता है, फीमेल में एग में पाया जाता है और मेल में स्पर्म में पाया जाता है। तो इसमें जो जेनेटिक जो सेल्स होती हैं, मेल में मेल में स्पर्म की जो सेल होती है और फीमेल में जो एग की सेल होती है, वहां पर हेप्लॉइड सेल पाया जाता है, ठीक। वहां पर ऐसा कैसा सेल पाया जाएगा, हेप्लॉइड सेल। जैसे जो मेल का जो स्पर्म होता है उसमें हेप्लॉइड सेल होती हैं, और जो फीमेल का एग होता है उसमें भी हेप्लॉइड सेल होती है। मैं ह्यूमन का एग्जांपल देके आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। एक स्टेज पर, ठीक, पूरी बॉडी में हेप्लॉइड सेल नहीं होती, पूरी बॉडी में जो सोमेटिक सेल होती हैं, पूरी बॉडी में जैसे आंख की, हाथ पैर की, और जहाँ पूरे बॉडी की जहां भी कोशिकाएं होती हैं उसको हम सोमेटिक सेल बोलते हैं। तो जितने भी सोमेटिक सेल होते हैं वहां सब जगह पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2n पाए जाते हैं। केवल कुछ स्पेसिफिक सेल होती हैं वहीं पर n पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली है तो डिप्लॉयड, जैसे आदमी कैसा है, डिप्लॉयड नेचर का है, इसकी कोशिकाएं डिप्लॉयड पाई जाती हैं। लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक समय ऐसा आता है जब वहां पर हेप्लॉयड सेल पाई जाती है। अब ध्यान से समझना, अब मोनोप्लॉइड में क्या होता है, मोनोप्लॉइड में जितने भी, चाहे जेनेटिक सेल हो चाहे सोमेटिक सेल हो, कैसा भी सेल हो, पूरी बॉडी में एक ही जैसा सेल पाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं मोनोप्लॉइड। इसी वजह से यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है, ए मोनोप्लॉइड कैन बी हेप्लॉइड। ठीक, देखो जैसे ध्यान से समझना, एक मोनोप्लॉइड हेप्लॉइड हो सकता है, बट नॉट ऑल हेप्लॉइड आर मोनोप्लॉइड। जैसे यहाँ पर जो ह्यूमन में ये हेप्लॉइड जो बनता है एग में, एग में और स्पर्म में, वो हेप्लॉइड है, लेकिन ये मोनोप्लॉइड नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर ये फिर 2n में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही कोशिका विभाजन इसका कंप्लीट हुआ तुरंत ही ये फिर 2n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हेप्लॉइड तो था लेकिन मोनोप्लॉइड नहीं था। मोनोप्लॉइड का एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलता है, इस वजह से मैंने आप लोगों को मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मोनोप्लॉइड होता क्या है, मतलब मोनोप्लॉइड का एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि आज तक मैंने भी नहीं पढ़ा है। डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड से हेक्साप्लॉइड तक पढ़ा, ऑक्टाप्लॉइड तक मैंने पढ़ा है। लेकिन ये मोनोप्लॉइड जो है इसका एग्जाम्पल मुझे अभी कभी ऐसे मेरे सामने आया नहीं। तो आई होप कि आपको जीनोम भी समझ में आया होगा, मोनोप्लॉइड भी समझ में आया होगा, और हेप्लॉइड भी समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझते हैं हेप्लॉइड का यूज क्या क्या होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसका यूज होता है डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन। अब ध्यान से इसको समझना, जब इसके अंदर केवल एन है, ठीक,
जैसे मान लो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, तो स्मॉल एन कैपिटल एन, या फिर स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी, इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना। जैसे मान लो टॉल के लिए ये डॉर्फ के लिए है स्मॉल टी, और कैपिटल टी किसके लिए है, टॉल के लिए। इसको हम दोनों को हटा देते हैं। जब हम जेनेटिक्स में प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे होते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं। अब इसमें केवल अगर टी है तो यानी कि बस ये हमेशा स्मॉल ही है, और अगर कैपिटल टी है तो यानी कि हमेशा ये ड्वार्फ ही, और सॉरी हमेशा ये लॉन्ग ही है। ये हमेशा ड्वार्फ रहेगा या स्मॉल रहेगा, या हमेशा लॉन्ग रहेगा या फिर बड़ा रहेगा। अब जब हेप्लॉयड सेल होता है तो क्योंकि उसके अंदर दोनों चीजें नहीं पाई जाती हैं, जैसे अगर कोई ऐसी सेल हो, सॉरी कोई एक ऐसा क्रोमोसोम हो जिस पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों होगा, यानी कि दोनों एलील पाए जा रहे हैं, वो पौधा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। लेकिन अगर हेप्लॉयड होगा तो केवल एक ही लाइन पाई जाएगी, या तो बड़ी वाली या तो छोटी वाली। तो इसको बोलते हैं प्योर लाइन। जब हमको प्योर लाइन डेवलप करना होता है, यानी कि जेनेटिकली 100% ट्रू वेराइटी, 100% ट्रू प्लांट, जिसको फिर किसी भी माध्यम से अलग नहीं कर पाए हम लोग, बस केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें चेंज किया जा सकता है, तो प्योर लाइन को डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाकी अगर आप बहुत ही डिटेल में समझना चाहते हो तो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स जो कोर्स है, जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रखा है, उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी हैं कि मैं थोड़ा आगे पीछे होके बोल दे रहा हूँ। जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ब्रीडिंग का पार्ट है जो इस बुक में नहीं दिया गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही हो। लेकिन अगर आप लोगों को फंडामेंटल क्लियर है तो आप ये चीजें अच्छे से समझ पाओगे। तो डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन को डेवलप करने में यूज होता है। इसके साथ साथ डिजीज रेजिस्टेंसी को डेवलप करने के लिए भी हेप्लॉइड का यूज किया जाता है। और डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन, ये जो प्योर लाइन है, और इनब्रीड लाइन क्या होता है, जब किसी एक, जैसे मान लो कि ये हमने क्या कर दिया, ये मेल है और ये फीमेल है, इससे हमने एक बनाया, तो हमको यहाँ पर मिल गया F1। ठीक। अब इस F1 का और इस F1 का M से क्रॉस कर दिया तो हमको एक मिल गया F2। अब इसी M2 का और इस F2 का फिर से क्रॉस कर दिया तो हमको मिल गया F3। फिर इसी M3 का क्रॉस कर दिया, और M का फिर से क्रॉस कर दिया F4 में। अब ध्यान से समझना, ये जो है एक संतति तो सेम है, लेकिन देखो पहले पहले ये और ये, फिर इसके साथ साथ उसकी पुत्री, पुत्री का क्रॉस हो गया, फिर पोती का क्रॉस हो गया, फिर उसके उसकी अगली पीढ़ी। तो ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग हो रहा है। तो इनब्रीड लाइन डेवलप करने के लिए भी हम हेप्लॉइड लगाते हैं। जब केवल हेप्लॉइड सेल होगी, हेप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, तो ऐसा ऐसा हम बार बार अगर एक संतति से दूसरे संतति में क्रॉस करते जाएंगे, तो इनब्रीड लाइन भी अच्छे से डेवलप हो जाती है। और इसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, ये अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो एनोप्लॉइडी को डेवलप करने के लिए भी हैप्लॉइड का यूज किया जाता है। बात करेंगे डबल हैप्लॉइड डेवलपमेंट, डेवलप्ड फ्रॉम हैप्लॉइड बाय डबलिंग क्रोमोसोम नंबर यूजिंग कोलकोसिन ट्रीटमेंट। कोलकोसिन, ये कोलकिसिन ट्रीटमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। एक तरीके का जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड होता है। इसमें ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि कोई हेप्लॉइड सेल है। हेप्लॉइड सेल को मैं आप लोगों को बता दूं कि स्मॉल एन में डिनोट किया जाता है। तो हेप्लॉइड सेल मान लो एक है, इसको हमने फोर्सफुली क्या किया, इसको डुप्लीकेट कर दिया, यानी कि इसको डबल कर दिया। अब ये देखोगे ध्यान से तो ये 2n बन गया, लेकिन ये 2n वास्तव में है नहीं। 2n वास्तव में ये है नहीं, ये n और n ही है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल हैप्लॉइड बोल देते हैं। ठीक। ये 2n कब होता, जब इसी n का एक n और ऐसे ऐसे बन जाता। ठीक। ये जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरीके से बनता, तो ये डबल हैप्लॉइड ओ डिप्लॉइड बन जाता। ये कैपिटल टी या स्मॉल टी इस तरीके से होता, तो इसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। लेकिन ये डबल हैप्लॉइड है। कैसे, एक ही जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम था, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया गया और इसी की संख्या में वृद्धि कर दी गई। एक था तो दो कर दिया गया, तो इसको हम बोलते हैं डबल डबल हैप्लॉइड। अब बात करेंगे हम पॉलीप्लॉइडी की। ठीक। जैसे मोनोप्लॉइड होता है वैसे पॉलीप्लॉइड उसी का। मोनोप्लॉइड में एक सेट होता है क्रोमोसोम का, पॉलीप्लॉइडी में दो या दो से अधिक सेट होते हैं। देखो ध्यान से समझना, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू जीनोम्स इन एन इंडिविजुअल। ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला था कल, अभी पढ़ाते समय मैंने बोला था कि ये जीनोम क्या होता है। जीनोम क्या होता है, बेसिक मोनोप्लॉइड का जो एक क्रोमोसोम का सेट होता है, उसको हम क्रोमोसोम को जीनोम बोलते हैं।
अब यही जीनोम यानी कि जो एक सिंगल क्रोमोसोम, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो, इसको अगर हम केवल एक को ही लें और मान लो ये दूसरे वाला जो पेयर है इसको हटा दें, केवल एक एक ही पेयर को लें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोल सकते हो, मोनोप्लॉइड बोल सकते हो, हेप्लॉइड बोल सकते हो। तीनों तीनों चीजें बोल सकते हो, लेकिन कब कब बोलते हैं? नॉर्मली जब जेनेटिक्स में हम बात करते हैं तो जीनोम बोलते हैं, जब हमको करेक्टर की बात करनी होती है तब। मोनोप्लॉइड कब बोलते हैं और हेप्लॉइड कब बोलते हैं, ये दोनों मैंने बता दिया। मोनोप्लॉइड में जितने भी सेल होंगे, चाहे वो सेक्सुअल सेल हो, एग और स्पर्म वाले, या फिर सोमेटिक सेल हो, सब में वो कैसा होगा? मोनोप्लॉइड ही होगा। जबकि हेप्लॉइड जो सेल होती है, वो सेल डिवीजन के एक पार्ट में हेप्लॉइड होती है, उसके बाद फिर से वो डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड हो जाती है। तो ये चीजें होती हैं। अब जब पॉलीप्लॉइड की हम बात कर रहे होते हैं, तो कोई एक जो जीनोम होता है उसी का डबल हो जाए, उसके मोर देन टू हो जाए। जैसे मान लो एक जीनोम यहाँ पर है, ध्यान से समझना, एक जीनोम यहाँ पर था, इसी की जस्ट एक कॉपी और बन गया, तो ये कितना हो गया? डबल हो गया। यहाँ पर ये डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो ये इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीन तीन का पेयर है, तो इसको हम ट्रिप्लॉयड बोलते हैं। यहाँ पर चार चार का पेयर है, तो इसको हम टेट्राप्लॉयड बोलते हैं। ठीक। तो पॉलीप्लॉयडी में क्या होता है? जीनोम के मोर देन टू सेट बन जाते हैं एक इंडिविजुअल को, तो उसको हम पॉलीप्लॉयड बोलते हैं या पॉलीप्लॉयडी बोलते हैं। अब ये पॉलीप्लॉयडी दो तरीके की होती है, एक तो आटो पॉलीप्लॉयडी होती है और एक होता है आलू पॉलीप्लॉयडी। आटो पॉलीप्लॉयडी क्या होता है? इफ ऑल जीनोम्स इन एन इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल, इट इज कॉल्ड आटो पॉलीप्लॉयड। ध्यान से समझना, कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके जितने भी जीनोम वो बिल्कुल सेम ही स्पेसीज के हैं। अब ध्यान से यहाँ पर देखना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? ये आटो पॉलीप्लॉयडी है और ये आलू पॉलीप्लॉयडी। पॉलीप्लॉयडी मतलब एक से ज्यादा सेट है इसमें जीनोम के। तो यहाँ पर दो दो की बात हो रही है, एक तो यह है, दूसरा ये है और तीसरा ये एक ही स्पेसीज के सभी जीनोम हैं। ध्यान से समझना, एक ही स्पेसीज के सभी जीनोम हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आटो पॉलीप्लॉयडी। इफ ऑल जीनोम इन एन इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बोले तो एक ही के होंगे, एक ही स्पेसीज के होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आटो पॉलीप्लॉयडी बोलते हैं। ठीक। अब इंक्रीज विगोर एंड साइज, जब आटो पॉलीप्लॉयडी होती है तो प्लांट कैसा हो जाता है? उसकी साइज बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि कोई मैंगो है, कोई इतना बड़ा है, लेकिन जब ऑटो पॉलीप्लॉयडी हुआ तो वो मैंगो इतना बड़ा हो गया। तो जो फल का आकार बढ़ाने के लिए, उसका विगोर जो बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? पॉलीप्लॉयडी का सहारा लिया जाता है। अब जो ऑटो पॉलीप्लॉयडी होती है, ये भी कई तरीके की होती है। जैसे ट्रिप्लॉइड्स होते हैं, टेट्राप्लॉइड्स होते हैं, पेंटाप्लॉइड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको डिप्लॉयड मिल रहा है, क्योंकि सबके दो दो सेट हैं। यहाँ पर ट्रिप्लॉयड मिल रहा है, तीन तीन सेट है। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? टेट्राप्लॉइड बोले तो चार चार सेट मिल रहा है। ये क्रोमोसोम ही है, ठीक, जो हम ब्रीडिंग में पढ़ रहे हैं। तो टेट्राप्लॉइड है। इसी तरीके से अगर पांच सेट हो जाए, एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेंटाप्लॉइड बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ऑटो पॉलीप्लॉइड पाया जाता है। अब अगला जो है वो है ऑटो ट्रिप्लॉइड। देखो ध्यान से समझना, मैंने एक तो बोला आपको ऑटो पॉलीप्लॉइडी, अब अगला मैं आपको बता दूं आलू पॉलीप्लॉइडी। अब आलू पॉलीप्लॉइडी को हम कैसे समझेंगे? आलू पॉलीप्लॉइडी कंटेन्स टू और मोर डिस्टिंक्ट जीनोम व्हिच आर derived फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। ध्यान से समझना, जब हम आटो की बात कर रहे होते हैं, आटो पॉलीप्लॉइडी में, तो उसमें सेम स्पीसीज आता है। ठीक, आइडेंटिकल की बात हो रही थी तो वहां सेम स्पीसीज की बात हो रही थी। लेकिन जब हम आलू की बात कर रहे हैं, तो आलू में डिफरेंट स्पीसीज की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आटो में एक ही स्पीसीज के हैं। देखो ये तीनों एक ही स्पीसीज के हैं, अलग अलग प्लांट के हैं, लेकिन एक ही स्पीसीज के हैं। और इसमें स्पीसीज अलग हो गई है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, ट्रिटिकम ड्यूरम हो गया। ठीक। तो दो अलग अलग स्पीसीज हो गई। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, ये डिप्लॉयड है किसी दूसरे स्पीसीज का, और ये डिप्लॉयड है दूसरे स्पीसीज। जैसे मान लो जो हम लिखते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, और एक होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम पहला जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है।
तो यहाँ पर स्पीसीज ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे मान लो एक ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम दोनों का क्रॉस करें तो हमको क्या मिलेगा, आलू पॉलीप्लाइडी मिलेगा। इस तरीके का एग्जाम्पल ध्यान से समझना। ये मान लो ट्रिटिकम एस्टिवम है और ये क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, तो इनको हम बोल रहे हैं आ आटो आलो पॉलीप्लाइडी। जब अलग अलग स्पीसीज के हैं, और जब सेम स्पीसीज के हैं तो आटो बोलते हैं। आटो का मतलब अपने आप खुद से हो जाना। तो खुद से हो जाना का मतलब अलग से कहीं से नहीं आ रहा, खुद से ही हो जा रहा है। तो इसमें देखो ध्यान से, ये एक ही स्पीसीज के हैं। ये ट्रिप्लॉइड है क्योंकि तीन तीन सेट का है, और ये आटो टेट्राप्लॉइड है क्योंकि इसमें एक ही स्पीसीज के चार चार सेट हैं। अब ध्यान से समझना, ये जो आटो पॉलीप्लाइडी होती है ये कई तरीके की होती है। जैसे आटो ट्रिप्लॉइड होता है, इसमें तीन सेट होते हैं क्रोमोसोम के, और तीनों क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं। ध्यान से समझना, होमोलोगस कैसे होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो क्रोमोसोम हैं, बिल्कुल दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी कि एक ही एलील के दो डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, तो उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले बताया था। होमोलोगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोलोगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने बताई थी। तो होमोलोगस क्योंकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। ध्यान से देखना, यहाँ दोनों छोटे हैं, यहाँ दोनों बड़े हैं, यहाँ दोनों ऐसे टेढ़े से हैं। अब जब हम बात कर रहे होते हैं आटो ट्रिप्लॉइड की, तो आटो ट्रिप्लॉइड में क्या आता है, आटो ट्रिप्लॉइड में अपना आता है जब किसी भी क्रोमोसोम के तीन सेट होते हैं और वो भी होमोलोगस होते हैं। ध्यान से समझना, जैसे ये है, ये अपना क्या है, ये ट्रिप्लॉइड है। कौन सा है, आटो ट्रिप्लॉइड है। तो आटो ट्रिप्लॉइड का यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। आटो ट्रिप्लॉइड का एग्जाम्पल ये है, हाईली स्टेराइल ड्यू टू डिफेक्टिव गैमेट फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, जब कोई ऑटो ट्रिप्लॉइड होता है, जैसे मान लो एक ऑटो ट्रिप्लॉइड ये है और एक ऑटो ट्रिप्लॉइड ये है। अब इन दोनों का जब क्रॉस होता है, तो क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से बन नहीं पाता है, इस वजह से डिफेक्टिव गैमेट फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से ये स्टेराइल होता है, बोले तो काम का नहीं होता है। अपना जो वो है, अपनी जो अगली संतति है वो अच्छे से वो डाल नहीं पाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है क्रोमोसोम। तो ये चीजें नहीं हो पाती, स्टेराइल हो जाता है। ठीक, स्टेराइल का मतलब समझते हो, बिना काम का। बिना काम का मतलब काम का नहीं। जैसे मेल स्टेरिलिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हार्टिकल्चर में, मेल स्टेरिलिटी या फीमेल स्टेरिलिटी। जब जब इसमें क्या होता है, जब जायगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है किसी मेल की कमी से या फिर किसी फीमेल की कमी से, तो उसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। तो डिफेक्टिव जीन गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसमें स्टेरिलिटी पाई जाती है ऑटो ट्रिप्लॉइड में। सम स्पीसीज ट्रिप्लॉइड्स आर फर्टाइल, कुछ फर्टाइल भी होते हैं। जैसे स्पिनाच जो होता है, ये कैसा होता है, स्पिनेचिया ओरुलेसिया, ये ओलरेसिया, ये कैसा होता है, ये डिफेक्टिव गैमेट फॉर्मेशन नहीं करता है, इस वजह से ये स्टेराइल नहीं होता है, ये फर्टाइल होता है। ठीक, स्टेराइल का मतलब ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अगर मान लो इनका इनका और इनका क्रॉस करवा दिया जाए तो हमको अगली संतति नहीं मिल पाएगी सही से। और अगर वो कैसा है, फर्टाइल है, तो यानी कि इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमको एक अगली संतति मिल जाएगी। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। ट्रिप्लॉइड्स आर यूजफुल इन स्पीसीज दैट प्रोपोगेट एसेक्सुअली, जो एसेक्सुअली प्रोपोगेट किए जाते हैं, ज्यादातर उसी में ये पाया जाता है। जो ऑटो ट्रिप्लॉइडी है, ऑटो ट्रिप्लॉइड्स, ये केवल उन्हीं में पाया जाता है ज्यादातर, जो प्रोपोगेशन एसेक्सुअली कराए जाते हैं। जैसे आपका बनाना हो गया, शुगर केन हो गया और एप्पल हो गया, इन तीनों में पाया जाता है अपना ऑटो ट्रिप्लॉइड पाया जाता है। जैसे बनाना है, मोस्टली कल्टीवेट किया जाता है ऑटो ट्रिप्लॉइड, जिसको 3N से लिखते हैं, और ये सीडलेस होता है। वाटरमेलन होता है जिसको हम तरबूज बोलते हैं, और इसके साथ साथ शुगर बीट होता है जिसको हम लोग चुकंदर बोलते हैं। इन सभी में ऑटो ट्रिप्लॉइड पाया जाता है। आगे है ऑटो टेट्राप्लॉइड, यानी कि एक ही जीनोम के चार सेट पाए जाते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक ही जीनोम के चार सेट पाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, ऑटो टेट्राप्लॉइड। वही चीज यहाँ पर कही जा रही है, ऑटो टेट्राप्लॉइड। दे हैव फोर कॉपीज ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के रहेंगे और एक ही जीनोम के चार कॉपी रहेगी, तो उसको बोलते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड्स।
tetraploids are usually very stable and fertile because pairing partners are available during mitosis। ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे है, ठीक, और दूसरा ऐसे है। अब इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, या फिर आपका ये भी बन सकता है। तो क्योंकि ये गैमेट का फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जा रहा है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ज्यादा स्टेबल होता है और फर्टाइल होता है, स्टेराइल पाए जाने की संभावना कम होती है। जबकि आटो जो ट्रिप्लॉइड होता है वो स्टेराइल होता है, स्पिनाच को छोड़कर। स्पिनाच जो है वो फर्टाइल होता है। इसके साथ साथ ये क्या होता है, बिकॉज पेयरिंग पार्टनर्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग मियोसिस। जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो उसमें एक अच्छा पेयरिंग पार्टनर मिल जाता है टेट्राप्लॉइड में, इसी वजह से ये फर्टाइल हो जाते हैं। और नहीं तो अगर ट्रिप्लॉइड होता यानी कि 3n वाला होता, 3 1 वाला क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है, क्योंकि जब इसमें मियोसिस होता है तो इसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो अच्छे से नहीं बनता। लेकिन जो ये 4n वाले होते हैं, इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। इस वजह से ये फर्टाइल होते हैं और स्टेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बात करें, राई है, ग्रासेस है, अल्फा अल्फा है, बरसीन है, इन सभी में क्या होता है, आटो टेट्राप्लॉइड पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था मेरे, मैं जब पढ़ता था तो आया था, बरसीन कैसा है, आटो टेट्राप्लॉइड है कि आलो टेट्राप्लॉइड है, किस तरीके का है। तो ये ऑटो टेट्राप्लॉइड्स होता है। ग्राउंडनट एंड पोटैटो ये भी ऑटो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं। तो ये तीन चार चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझ लेना। बरसीन कैसा होता है, ये भी ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है। पोटैटो कैसा होता है, ये भी ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है। और इसके साथ साथ जो ग्राउंड नट है, ये भी ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है। तो ये एग्जाम्पल अगर जो इसमें दिया गया है, ये आप जरूर समझ लेना, ध्यान से समझना। एक बार अगर मान लो आपको कंफ्यूजन हो जाए ट्रिप्लॉइड में, टेट्राप्लॉइड में, ऑटो, आलो, इन सब चीजों में, तो आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मैंने पढ़ा है, और जहां तक मैंने मॉक टेस्ट दिया है या जो एग्जाम दिया है, उसमें मुझे यही चीजें देखने को मिली थी जब मैं पढ़ता था, कि ये ऑटो टेट्राप्लॉइड या आलो टेट्राप्लॉइड का कॉन्सेप्ट नहीं पूछता, इसका एग्जाम्पल पूछता है। कि जैसे ऑटो टेट्राप्लॉइड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको पोटैटो है, बरसीम है, ग्राउंड नट है, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। बात करेंगे आलो पॉलीप्लॉइडी। ये आलो पॉलीप्लॉइडी बता दिया था, मतलब जो जीनोम होता है उसके दो या दो से अधिक सेट पाए जाते हैं, और वो भी कहाँ से, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये भी डिप्लॉयड है किसी दूसरे स्पीसीज का, और ये डिप्लॉयड है किसी दूसरे स्पीसीज का। इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो क्या बन गया, टेट्राप्लॉयड बन गया, दोनों के क्रोमोसोम इसमें आ गए। तो ये कैसा होता है, ये होता है अपना आलो पॉलीप्लॉइड पाया जाता है। आलो पॉलीप्लॉइड्स कैन बी डेवलप्ड बाई इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस and fertility is restored by chromosome doubling with कोलकोसिन ट्रीटमेंट। ये कोलकोसिन ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, ये इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो डबल हो जाता है। जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं डिप्लॉयड में, दो और दो चार। यहाँ पर डिप्लॉयड दो और दो चार, लेकिन यहाँ पर टेट्राप्लॉयड तो दो दो चार दो छह दो आठ हो गया, ये डबलिंग हो गई। ठीक, तो इसी तरीके से जब इसमें बात कर रहे होते हैं अलोपोलाइपोलाइडी में, तो ये डबलिंग हो जाती है क्रोमोसोम की, क्योंकि इसमें जो इंटर स्पेसिफिक होता है, जैसे ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम एस्टिवम, इनका आपस में क्रॉस कर दें। जीनस तो ट्रिटिकम है, लेकिन स्पेसीज दोनों की अलग अलग है, तो दोनों का जो क्रॉस हुआ तो जो फर्टाइल हुई, तो जो अगली F1 संतति आई वो कैसी हो गई, जो FN स्प्रिंग आई वो इंटर स्पेसिफिक होने की वजह से डबलिंग हो गई इसके अंदर क्रोमोसोम। इट फाउंड इट इज फाउंड अबाउट 50% ऑफ क्रॉप प्लांट। जो क्रॉप प्लांट होते हैं इनमें लगभग 50% क्रॉप प्लांट में इस तरीके का पॉलीप्लॉइडी पाया जाता है। पॉलीप्लॉइडी इज मेनली इंड्यूस्ड ट्रीटमेंट विद द केमिकल नोन एज कॉलकिसिन। ये कॉलकिसिन जो ट्रीटमेंट होता है, ये किस केमिकल से किया जाता है, कॉलकिसिन ट्रीटमेंट। ठीक, बात करते हैं एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लॉइड्स, जैसे वीट, जैसे कॉमन ब्रेड वीट जिसको ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, जिसमें आलो हेक्साप्लॉइड होता है, और इसके साथ टोबैको है, ब्रेसिका है, और इसके साथ साथ ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है। ये सभी चीजें ऑटो टेट्राप्लॉइड होते हैं। ये सभी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, कौन सी चीजें कहाँ पर पाई जाती है।
ट्रिटिकेल की हम बात करते हैं, ये आलू पॉलीप्लॉइडी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैन मेड सीरियल जिसको हम कहा जाते कहते हैं। ये इंटरजेनेरिक पॉलीप्लॉइडी एंड डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम एंड राई। गेहूं और राई के बीच में, व्हीट और राई के बीच में क्रॉस करके बनाया गया है। तो ये कैसा है? एक इंटरजेनेरिक पॉलीप्लॉइडी है। एक इंटरजेनेरिक होता है, एक इंटर स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज होता है। देखो, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो सबसे पहले जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। अगर जीनस अलग अलग है दो प्लांट का और मैंने कर दिया जैसे मान लो गेहूं और राई का, जैसे मैंने किया, तो ये कैसा हो जाएगा? इंटरजेनेरिक पॉलीप्लॉइड, इंटरजेनेरिक पॉलीप्लॉइडी हो गया। और अगर मान लो कि जीनस दोनों में सेम है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया और ट्रिटिकम ड्यूरम हो गया, इसमें अगर हम क्रॉस करा देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक या इंटर स्पीसीज, क्योंकि इसमें जीनस तो सेम है, स्पीसीज अलग है। तो ये जो ट्रिटिकेल है, ये किसका एग्जाम्पल होता है? इंटर जेनेरिक, क्योंकि इसमें जीनस अलग अलग, इसका एग्जाम्पल होता है। तो यही चीजें होती हैं आलू पॉलीप्लॉइडी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग फंडामेंटल अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि फंडामेंटल तैयार नहीं होगा तो मैं कितना भी डिटेल में इसको पढ़ाने का कोशिश करूंगा, मेरे मुंह से एक दो टर्म ऐसे निकलेंगे जो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बुक बहुत ही शॉर्ट में दी गई है। और जो जेनेटिक्स है काफी लंबा और काफी बड़ा सब्जेक्ट है, तो काफी फंडामेंटल चीजें आप लोगों को अगर अच्छे से पता होगी तो भी ये चीजें अच्छे से आप समझ पाओगे। आगे बात करते हैं एनुप्लॉयड। एनुप्लॉयड अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, जब मैं हेप्लॉयड पढ़ा रहा था तो भी आया था ये एनुप्लॉयड। एनुप्लॉयड डेवलप करने में हेप्लॉयड का यूज किया जाता है। तो एनुप्लॉयड क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। ए लॉस और गेन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ए स्पीसीज इज नोन एज एनुप्लॉयड। कोई एक सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर है, जैसे मान लो हम आदमी की बात करते हैं, आदमी का जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है। और एग और स्पर्म में जो पाया जाता है वो हैप्लॉइड टू, वो केवल एन बराबर 23 पाया जाता है, लेकिन 2n बराबर 46 होता है, यानी कि आदमी के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इन 46 गुणसूत्र में से किसी में से एक गुणसूत्र निकल जाए तो वो 45 बच जाए। जैसे मान लो या कोई एक जुड़ जाए, जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको 22 तो ऐसे दिख रहे हैं, ये 23वां जोड़ा है। ये टोटल 23 जोड़े हैं, तो 23 दूनी 46 गुणसूत्र तो ये हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दो नहीं है, तीन सेट हो गए। यानी कि क्या हो रहा है? ये 2n+1 हो रहा है, यानी कि 23 पेयर तो अच्छे अच्छे हैं, लेकिन एक अलग से गुणसूत्र यहाँ पर ये जुड़ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं? एनुप्लॉयड बोलते हैं। किसी एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए या फिर उसकी बढ़त हो जाए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है वो बढ़त हो गई है, एक बढ़ गया है। जब नॉर्मल कोई हेल्दी एम्ब्रॉय होता है तो इस तरीके का होता है, ध्यान से समझना। इसमें सबके टोटल जो 23 हैं सब में पेयर है डबल डबल के, सब में दो ही दो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तीन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक जुड़ गया है। तो इसी को हम बोलते हैं एनुप्लॉयड। ये जब ऐसा आता है तो क्या होते हैं, जैसे किन्नर जो पैदा होते हैं या आदमियों में बहुत ढेर सारी ऐसी कुछ बीमारियां हो जाती हैं अजीब सी, वो थोड़े से हाइट वाइट कई बार बढ़ जाती है, मतलब कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है जेनेटिक। तो उसी को हम एनुप्लॉइड्स बोलते हैं। ये क्यों आता है? क्रोमोसोम एक घट जाता है या कोई एक क्रोमोसोम इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं अनुप्लॉइड्स। इसमें क्या क्या आता है? मोनोसोमिक, एक तो होता है मोनोसोमिक। ये कैसा होता है? जो मोनोसोमिक अनुप्लॉइड होता है, एन इंडिविजुअल लैकिंग वन क्रोमोसोम फ्रॉम ए डिप्लॉयड सेट इज कॉल्ड मोनोसोमिक। ध्यान से समझना, मोनोसोमिक ऐसे होता है। जैसे मान लो कि टोटल ये 23 क्रोमोसोम के सेट हैं। अब इसमें कोई मान लो ये 12वां सेट, 12वें सेट में ये जो एक क्रोमोसोम है इसको मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया, एक क्रोमोसोम इसके अंदर से हट गया। अब टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 46 ना होकर अब कितने हो गए? 45 हो गए। क्यों? क्योंकि 12वां का जो दूसरा वाला एक सेट था ये गायब हो गया। तो अगर एक गायब हो रहा है तो मोनोसेमिक बोलेंगे। और यहाँ पर बी लिखो, ये डबल मोनोसेमिक। डबल मोनोसेमिक क्या होता है? इसमें किसी दो में से एक निकल जाता है, जैसे मान लो 12वें से एक निकल गया और यहाँ 22 में से एक निकल गया। अब 22वें के पास केवल एक बचा है और 12वें के पास एक बचा है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 46 में से दो चले जाएंगे तो 44 हो गए। ध्यान से समझना,
ये एक ही से नहीं चला जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 12वां का दोनों गायब हो गया, ऐसा नहीं हो रहा। 12वें का एक बचा हुआ है और 22वें का भी एक बचा हुआ है, लेकिन इसका एक निकल गया और इसका भी एक निकल गया। तो इस वजह से कितना बच रहा है हमारे पास, 44 बच रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डबल मोनोफोनिक हो रहा है, यानी कि किसी दो में से किसी दो सेट में से एक एक निकल गया, उसको क्या बोलते हैं, डबल मोनोसोमिक। अगला है nullsonic. The absence of a chromosome pair from a diploid set is terms as nullsonic. ध्यान से समझना। मान लो कि 2n क्रोमोसोम वाले हैं, यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब इसमें से मान लो कि मैंने कह दिया कि ये 14वां जो पेयर है, ये दोनों ही गायब हो गया। दोनों एक साथ अगर गायब होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं नुलसोमिक। तो 46 में से 2n जो 46 था, इसमें से एक पूरा का पूरा 12वां सेट ही गायब होगा, तो कितना बचा हमारे पास, 44 बचा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नुलसोमिक। नुलसोमिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n-2 करते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, डबल मोनोसोमिक में 2n-1-1, यानी कि एक एक किसी एक एक सेट से निकला है, और इसमें -2 यानी कि दो एक साथ निकल गए हैं, यानी कि पूरा एक सेट ही गायब हो गया। अब ट्राइसोमिक होता है एक, an individual having one extra chromosome in a diploid set of chromosome is known as trisomic है। ट्राइसोमिक इसमें देखना, ट्राइसोमिक्स में कैसे होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पर जो एग्जांपल है ट्राइसोमिक्स है, यानी कि 2n तो वही है, बीच में किसी एक में एक जुड़ भी गया है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तीसरे में इसमें दो की जगह पर तीन हो गया, तो ट्राइसोमिक हो गया, यानी कि 46 की जगह पर कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम हो गए। तो ये होता है ट्राइसोमिक, 2n+1 होता है ट्राइसोमिक। अगला है टेट्रासोमिक। इसमें क्या होता है, एन इंडिविजुअल हैविंग वन पेयर ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम होते हैं, अब ध्यान से समझना। इसमें मान लो कि यहाँ पर एक 23वां और जुड़ जाए, ऐसे दो सेट का एक 23वां और आ जाए, और एक एक्स वाई तो 24वां है ही है। तो कैसे हो जाएगा, फिर 24 दूनी 48 हो जाएगा, पूरा पूरा डबल जुड़ गया, तो एक ऐसा हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो एक ट्राइसोमिक में एक जुड़ रहा था, और ये टेट्रासोमिक में क्या हो रहा था, टेट्रासोमिक में अपने दो जुड़ रहे थे। तो ये दो जुड़ गए, तो अपना कैसा हो गया, टेट्रासोमिक हो गया। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एनोप्लॉइडी का जो एग्जाम्पल होता है, वन ऑफ द कॉमन सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं एनोप्लॉइडी में, वो जिसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और ये क्यों क्यों हो जाता है, क्योंकि इट इज ड्यू टू ट्राइसोमी फॉर क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम 21 जो होता है, वहां पर ये क्या पाया जाता है, ट्राइसोमी पाया जाने लगता है। तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। जैसे आप ध्यान से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हो रहा है आपको, जो क्रोमोसोम नंबर 21वां वाला है, 21वें में एक और जुड़ गया। तो 21वें में एक और जुड़ जाने की वजह से आदमियों में डाउनी सिंड्रोम पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, या फिर मंगोलिज्म बोलते हैं। मंगोलिज्म, इस तरीके का जो आदमी होता है, ऐसा हो जाता है। मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त होगा, थोड़ा मोटा होगा, बुद्धि बढ़ती नहीं है, बुद्धि छोटे बच्चों के जैसे ही रहती है। तो इसको हम बोलते हैं मैंगोलिज्म। ठीक। और एक चीज और होता है, इसमें क्या होता है कि मैंगोलिज्म जो हो जाता है, तो जैसे हाइट बहुत छोटी सी हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई एक ऐसा पर्सन, जैसे एक तो डाउन सिंड्रोम मैंने बता दिया, ये तो डाउन सिंड्रोम का सिम्टम है, यहाँ पर जो मैंने फोटो लगाया। और आपने एक देखा होगा 120 सेंटीमीटर का आदमी, जिसकी पूरी हाइट ही 120 सेंटीमीटर है, तो वो मंगोलिज्म है। क्यों है, क्योंकि उसका जो 21वां सेट है क्रोमोसोम का, उसमें दो नहीं होकर तीन सेट है क्रोमोसोम के। ठीक। यानी कि दो नहीं है उसमें, कैसे हैं, दो नहीं है उसमें, कितने हो गए हैं, दो की जगह पर उसमें हो गए हैं तीन। तो ये मैंने एग्जाम्पल से आप लोगों को बता दिया। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, हमारे एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।